का पूरा नाम बताओ, किसी को याद है? ऐसे SR भी नहीं बताया था आपने ना। आपका नाम क्या है? ओप्पो CPH के नाम से आप जो आपने भी आंसर दिया मुझे, अपना नाम रिनेम कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। और कॉपीराइट किसे कहते हैं, कोई मुझे बताएगा? कॉपीराइट के एग्जांपल टाइप्स ऑफ बताइए। मैंने पिछली बार कॉपीराइट बताया था ना आपको, तो टाइप्स। मैम गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस, मैं कह रही हूँ, यस, अपने माइक को ऑफ कर लीजिएगा। जब मैं पूछूं आंसर देने के लिए आप अपने माइक को ऑन कीजिएगा प्लीज, ठीक है। हाँ, ओप्पो से कौन कनेक्ट है? प्लीज अपने नाम को रिनेम कर लीजिए। मैम आपका नाम क्या है? आपका नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओप्पो से कौन कनेक्ट है? आपका नाम सपना, आई थिंक सपना तो दूसरे नाम से कनेक्टेड, दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है। अपना नाम रिनेम कर लीजिए, अदरवाइज मुझे बता दीजिए। सभी लोग कैमरे ऑन करेंगे, ठीक है। बस एक आंसर दीजिए मुझे, देन हम लोग सेंसर से भी स्टार्ट करते हैं कि कॉपीराइट डे कब मनाया। अभी ये किसका माइक है? मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सभी लोग अपने माइक को ऑफ कर लेंगे, है ना। जब आंसर कोई देना चाहेगा तभी उसे अपने माइक को ऑन करेगा, ओके। यस, अभी रिसेंटली हम लोगों ने वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया। कब मनाया था? कौन सा डे था वो? नहीं पता किसी को? 23 अप्रैल में। गुड, वेरी गुड रिंकी। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल एंड प्रॉपर्टी राइट दिवस कब मनाया था? वीपो डे कब मनाया था? कुछ भी याद नहीं है? कब मनाया था वीपो डे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल एंड प्रॉपर्टी राइट दिवस? 26 अप्रैल को मनाया नहीं आता है? कोई रिवाइज नहीं कर रहा है ना, सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग उसे पढ़िए, याद कीजिए, फिर आगे बढ़िए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी से, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलता कि आप आगे का पढ़ते जाओ पीछे का भूलते जाओ, है ना। कोई बताएगा मुझे वीपो डे कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल। सपना, सपना पढ़ाई कर रही है, और कोई नहीं पढ़ रहा है? वॉइस में किसी की भी आवाज नहीं आई है। अमित, जितेंद्र। 26 अप्रैल इन एवरी ईयर। हाँ बिल्कुल, 26 अप्रैल को। और आपका कॉपीराइट का अगर हम बात करें, क्या होता है कॉपीराइट, पता है किसी को? कॉपीराइट बौद्धिक संपदा अधिकार। और सिंबल क्या होता है कॉपीराइट का? सिंबल क्या होता है? सर्कल सी। यस नेहा, गुड। हाँ, इन सर्कल से। और ये किस पेज पे दिया होता है? अगर बुक की बात करें तो किस पेज पे ISBN नंबर दिया होता है? फर्स्ट पेज पर, जहाँ पर राइटर का नेम होता है। ना ना ना, व्हाट्सएप टाइटल पेज के पीछे वाला जो पेज होता है ना, उस पे आपका ISBN नंबर होता है। मैंने दिखाया भी था आप लोगों को, याद है? ISBN नंबर। हाँ सॉरी, हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ISBN नंबर नहीं, लास्ट पे तो होता है। मैं बोल रही हूँ, जो कॉपीराइट का सिंबल होता है वो आपका वर्सो ऑफ टाइटल पेज, यानी कि टाइटल पेज के पीछे वाले पेज पे दिया होता है। हाँ, और उसमें उसी पेज पे ISBN नंबर भी दिया होता है आपका। उसी पेज पे आपका पब्लिकेशन से रिलेटेड डिटेल भी दी होती है, प्राइस, पब्लिकेशन, पब्लिकेशन प्लेस, पब्लिशर का नाम, वो सारी डिटेल्स भी उस पेज पे दी होती है ना। दिखाया नहीं था मैंने आप लोग को एक बुक को, जिसमें हमने कॉपीराइट का सिंबल भी आपको दिखाया था ना? यस मैम। चलो स्टार्ट करते हैं, आप लोग रिवाइज करते रहा कीजिए। और 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कोई मुझे 5 लॉ के बारे में बताएगा? कौन कौन से होते हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस? मैम नेहा, यस, अपना कैमरा ऑन करो नेहा। लोग होते हैं व्हाट मैम? हाँ, अपना कैमरा ऑन करो नेहा। ओके। हाँ, आंसर दे रहे हैं जो अपने कैमरे को, सभी लोग, मैं कोशिश कहूंगी, सबसे रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोग ऑन कर लीजिए। यस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बताइए, कौन कौन से हैं लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज? मैम किताबें बुक्स सभी के लिए हैं किताबें। हाँ, एक बार रिंकी ने बताया पहला लॉ। हाँ, सेकंड लॉ बताइए आप। रिंकी ने, भट्ट ने पहला लॉ बता दिया, आप सेकंड बताइए नेहा। पुस्तकें सभी को पाठकों को मिले और सभी पाठकों को पुस्तकें मिले।
हाँ ऐसा ही कुछ है, अभी ठीक से नहीं है। और कोई बता, कोशिश करेगा। मैम प्रत्येक हाँ पाठक को उसकी पुस्तक मिले, हाँ थर्ड लॉ प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले, हाँ। और फोर्थ लॉ एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, पाठकों फोर्थ, का। रुको रुको। हाँ नेहा, आप फोर्थ लॉ बताओ, कोई बताएगा दूसरा? फोर्थ लॉ, फोर्थ लॉ। मैम पुस्तकालय एक वर्धनशील बढ़ती हुई संस्था है। कहाँ से आवाज आई? सपना ना, हाँ आपने जी। बताया ना। हाँ आपका सही है, लेकिन ये चौथा नहीं है, पांचवा। पांचवा है ये। और पाठकों का समय बचाए। हाँ अब बचा तो वही बचाएगा ना, ये आपको याद होनी चाहिए, पता है। और ये कब पब्लिश हुए थे, कब लिखे गए थे, कोई बताएगा मुझे? कब पब्लिश हुए थे ये, बुक फॉर्म में कब अवेलेबल हुए थे ये? 1931। वेरी गुड प्रियंका, प्रियंका ने आंसर दिया ना ये। यस मैम। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है। 1931 मैम। यस पब्लिश हुए थे, बुक फॉर्म में आए थे आपके 1931 में। और ये जो प्रिंट अगर आप आपके मतलब लिख तो लिए गए थे 28 में लिखे जा चुके थे, बट पब्लिश हुए थे 31 में, है ना? हाँ जी। हाँ ठीक है। चलिए आप पढ़ाई कर रहे, कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा आप लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसी तरह से मैं क्वेश्चन आपसे पूछती रहूंगी ताकि आप लोग थोड़ा बहुत देखते रहें पीछे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेंसरशिप के बारे में, ठीक है। सेंसरशिप पढ़ते हैं। सेंसरशिप बहुत छोटा सा टॉपिक है और उसे हम लेते हैं। और एक बात और, ये फर्स्ट बुक में से ऑलमोस्ट चीजें, मतलब मैंने कॉपीराइट बचा हुआ था और आपका एसोसिएशन है, एसोसिएशन आप पढ़ लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो बताइएगा मुझे, ठीक है। आपके एसोसिएशन है ना, कि कौन सी एसोसिएशन कंपनी से, ILA है, इफ्ला है ना, आइस्लिक है, इनफ्लिप, आपके ये सारे एसोसिएशन है ना आपके, तो उनको आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपके 3 है और उनको भी आपको पढ़ना है। तो अगर वो थ्योरी पार्ट है तो आप उसे खुद पढ़िएगा, नहीं समझ में आता तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। प्लीज मैंने उसमें से कुछ आपको जो हेलो, मेरी आवाज आ रही ना? हेलो, स्लाइड शो हो रही है? यस मैम। स्लाइड शो हो रही है ना? यस मैम। हाँ एक बात और, कॉपीराइट जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें कुछ ईयर्स आपके छूट गए थे ना, कि कब से 95 में आपका लागू हुआ था, 96 से स्टार्ट हो गया था और अभी तक ये आपका हर दिन मतलब प्रत्येक साल की 23 अप्रैल को ये डे मनाया जाता है। और उसमें 5 बार संशोधन हो चुके हैं, लेटेस्ट में 2012 में संशोधन हुआ था ना कॉपीराइट में। तो वो मैंने आपको एक वीडियो ऑडियो लेक्चर मैंने बनाया था ना यूनिवर्सिटी के थ्रू एक वीडियो ऑडियो लेक्चर आपके पास है, हेलो हल्द्वानी के नाम से, और मैंने वो ग्रुप में शेयर किया था ना। हेलो, उसमें आपके जो ईयर्स है, संशोधन वाले जो ईयर्स है ना, कब से फॉर्म हुआ है, वो सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। उसके ईयर वहां से नोट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे वीडियो में शेयर नहीं किया, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो वो 5 बार हो गया। एक क्वेश्चन आता है कि 5 मतलब कितनी बार संशोधन हो चुका है और लेटेस्ट में कौन सा संशोधन हुआ था, ठीक है। वो मैंने बताया डिटेल में, तो आप उधर से देख लीजिएगा।
अभी सभी लोग माइक ऑफ कर लेंगे, ठीक है, कोई माइक ऑन नहीं करेगा प्लीज। व्हाट इज सेंसरशिप, ठीक है। सेंसरशिप बेसिकली, सेंसरशिप को हिंदी में भी सेंसरशिप ही बोलते हैं, और इसका मतलब है, अगर बात करें तो ये, फिर माइक ऑन हो गया, किसी का भी माइक नहीं ऑन रहेगा प्लीज, हाँ, फिर बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। इट रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ लिमिटिंग और सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट इज डीम्ड टू हार्मफुल और ऑफेंसिव बाय ए पर्टिकुलर ग्रुप और अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि जब मतलब बोलने, मतलब किसी की भी बारे में या किसी की भी जानकारी के बारे में हम मतलब ऑफेंसिव या बुरी बात नहीं कह सकते, ठीक है। और ये कई प्रकार की भी होती है, जैसे कि बात करें अगर डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, सेंसरशिप इज द प्रोविजन ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन और सेल्स ऑफ मटेरियल कंसीडर्ड टू बी ऑब्जेक्टेबल फॉर रीजन ऑफ पॉलिटिकल रीजन। मैम स्लाइड शो नहीं हो रही है। स्लाइड नहीं सो रही है, आप किसी को भी नहीं शो रही है? नहीं हो रही मैम। किसी को अभी तो शो रही थी, फिर प्रॉब्लम क्या गई? फर्स्ट स्लाइड ही है मैम। अभी सेंसरशिप वाली स्लाइड नहीं शो रही है। अब आ रही है। यहाँ पर आपकी जो बुक है ना फर्स्ट लाइब्रेरी की, उसमें सबसे लास्ट पेज पे दिया हुआ है सेंसरशिप, ठीक है। ओके मैम। अगर हम बात करें इसमें कि क्या मतलब होता है, कि इसमें मतलब सार्वजनिक संचार या फिर जो स्पीचेस होती हैं या मीडिया आउटलेट्स होते हैं या फिर जो भी न्यूज़ होती हैं या जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं, तो उसके बारे में हम कुछ गलत नहीं कह सकते, है ना। तो उसी को एक एक लिमिटेशन है कि हम उसको बारे में कुछ गलत नहीं कह सकते, तो वो हमारे सेंसरशिप के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इस सेंसरशिप इन बात मतलब जो भी कोई वेबसाइट हुई या कोई पॉलिटिकल इश्यूज हैं या फिर आपके कोई भी सेंसिटिव केसेस हैं या कोई भी किसी के आइडियाज हैं, किसी की बुक्स हैं, किसी के बारे में हम क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमारे सेंसरशिप के अंतर्गत आती है, ठीक है। और ये भी कई टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, सेंसरशिप इज एन एफर्ट बाय अ गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट के थ्रू एक किया हुआ एफर्ट होता है जिसके थ्रू हम किसी को भी मतलब ट्वीट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर हम पब्लिकली या फिर हम उसे मतलब सोशली हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है, या उसके अगेंस्ट कोई बात नहीं कर सकते। तो ये गवर्नमेंट ने इसी के मतलब इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंसरशिप कानून बनाया, जिससे कि कोई भी पब्लिकली किसी की बात को मतलब बात को मतलब उसका वो नहीं कर सकता, अनादर नहीं कर सकता या फिर उसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता या उसको बात को गलत नहीं ठहरा सकता पब्लिकली, ठीक है। तो वो हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया एक प्रयास है सेंसरशिप, ठीक है। और ये डेफिनेशंस हैं आपके, ठीक है। वो आपके सोशल के माध्यम से भी हो सकता है, वेबसाइट के माध्यम से भी हो सकता है, या फिर आपका बुक किस फॉर्म में भी ये हो सकता है, ठीक है। तो इन सब बातों से हम मतलब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज सेंसरशिप एक अधिनियम बनाया है जिसके द्वारा हम पब्लिकली सोशली या फिर मतलब किसी भी व्यक्ति की किताब या फिर किसी की जाति समूह या फिर उसके स्पीचेस का अनादर नहीं कर सकते, ठीक है, उसके बारे में गलत नहीं बोल सकते, ठीक है। और इसकी बात अगर हम करें कि ये कितने किस किस प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंसरशिप भी दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो जैसे कि एक सेकेंड, आपको व्यू हो रही है स्लाइड? हेलो, यस मैम। यस मैम। हाँ, तो देखो इसमें आपके बुक में भी दिया होगा 216 पेज पे, 216 पेज पे, ठीक है। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिएटिव टाइप के होते हैं, पॉलिटिकल सेंसरशिप के टाइप के होते हैं, एथिकल होते हैं, आपके रिलीजियस होते हैं, मिलिट्री से रिलेटेड होते हैं, या फिर सेल्फ सेंसरशिप होते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव की बात करें तो उसमें से बुक्स हो गई, तो हम बुक्स के बारे में किसी की बुक्स के बारे में अपनी क्रिटिसिज्म होती है, ऐसा नहीं होता, लेकिन आप उसे पॉजिटिव वे में उसे एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन उसे गलत वे में नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में, ठीक है। इसी प्रकार से आपके कलर्स है, म्यूजिक है, मैप्स हैं, तो आप जैसे कि अगर हम बात करें कलर्स की, तो हमारा जो इंडिया का कलर्स होता है फ्लैग का, तो फ्लैग के कलर को यूज नहीं कर सकते एक गलत तरीके से, ठीक है।
तो अगर हम गलत तरीके से कहते यूज करते हैं या उसे मतलब कमर से नीचे पहन लेते हैं तो आप एक वो हाईलाइटेड इशू बन जाता है और आपको पनिश भी किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, है ना। तो ये हमारा सेंसरशिप के अंतर्गत आती है चीजें, ठीक है। और पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिकल टाइप में आपके आगे जैसे कोई भी इश्यूज हो गए या फिर कोई पार्टी के नेता ने किसी बात को कहा, ठीक है, और किसी ने हेलो हेलो यस मैम, आवाज आ रही है। आ रही है? तो ये किसकी आवाज आ रही थी बीच में से? कोई कुछ कह रहा था क्या? नो मैम। ओके, ठीक है। नेहा, आपने देखा होगा जैसे अगर आप पब्लिकली कोई भी किसी नेता के बारे में कुछ गलत मैसेज कर देते हैं या बोल देते हैं तो एक इशू बन जाता है ना। उसे एक पनिश किया जा सकता है, उसके कुछ मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए उसे पनिश किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, कुछ उनके अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए इस मतलब अगर पनिशमेंट नहीं होगी तो कोई भी किसी के बारे में कुछ कह सकता है, तो इसीलिए हमारा सेंसरशिप बना, जिससे कि पॉलिटिकल इश्यूज को मतलब जनरल लोग, कोई भी आम आदमी कुछ कह नहीं सकता। अगर कहता है तो एक लिमिट के अंदर कह सकता है, ऐसा नहीं कि आप पब्लिकली कुछ गलत वर्ड्स का इस्तेमाल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर किसी बात को मतलब अगेंस्ट बोलते भी हैं तो एक लिमिटेशन होती है आपकी, उसके अंदर ही आप अपनी बात को कह सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपकी सेंसरशिप के अंतर्गत आती है, ठीक है। आप किसी को मतलब बुरा नहीं कह सकते, चाहे वो किसने कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे वेबसाइट हो। अपनी मतलब एक कहते हैं ना फ्रस्ट्रेशन होता है कि किसी के संग कुछ गड़बड़ हो गया तो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, तो वो चीजें आप नहीं कर सकते। तो वो सारी चीजें कैसे रोकी जा सकती है, वो सेंसरशिप के अकॉर्डिंग द्वारा रोकी जा सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से एथिकल की बात करें तो एथिकल में भी सेम है कि इमोरल्स होते हैं, जैसे किसी के हम हिंदू और मुस्लिम की जो होते हैं कुछ मतलब एथिक्स होते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी हम बोल नहीं सकते कि वो बलि देते हैं और ये खिलाफ है, मतलब किसी जानवर की बलि नहीं देनी चाहिए। तो वो उनका मतलब एक है, उनके मतलब समुदाय में किया जाता है, तो हम उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकते कि मैम, हाँ यस 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 यस। मैम एक तरफ तो हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल सेंसरशिप मतलब हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, और एक तरफ बात होती है कि ह्यूमन राइट्स की। हाँ बिल्कुल, ह्यूमन राइट्स की भी होती है, लेकिन एक लिमिटेशन के अंदर, जैसे कि आप अपनी बात को रख सकते हो लेकिन किसी की बात को काटते हुए नहीं रह सकते, है ना। ये कहने का मतलब है आप मतलब एक होता है कि आपको तरीका आना चाहिए किस तरह से अपनी बात को रखते हो, है ना। ये भी मतलब ये चीज होनी चाहिए, ह्यूमन राइट में वो बात कही गई है। अब सेंसरशिप में आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप ह्यूमन राइट का जो आपको अधिकार मिला है वो आपको बिल्कुल मिला है और आप उसके थ्रू बातों को किसी के अगेंस्ट रख सकते हो, बट एक लिमिटेशन के अंतर्गत आप उसको अपने उस मतलब लिमिटेशन में अपने भावों को रख सकते हो, बट ऐसा नहीं कि सारी फ्रस्ट्रेशन को उसमें जाहिर कर दो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो अपने जानवरों से बड़ा प्रेम करते हैं, और इस तरह का मैंने एग्जांपल दिया तो प्लीज डोंट माइंड, है ना। तो मुझे एग्जांपल यही वाला याद आया। तो वो लोग कुछ होते हैं तो उसमें कहते हैं कि बलि प्रथा बहुत बेकार है और मुस्लिम समुदाय को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका भी इनका मतलब एक है, तो उसमें हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें एक सोशल इश्यूज कहलाती हैं, ठीक है। आपका बुक्स हो गई, मूवीज हो गई, जैसे कि बुक्स की बात करें तो बुक्स में भी अब कुछ इश्यूज कुछ समय पहले की बात थी कि अकबर और कुछ जो मुगल कालीन में वो होते थे राजा वगैरह, उनको हटाने की बात की गई थी, है ना। कुछ मैम बेसिकली ये चीजें हैं कि मतलब उन चीजों को सेंसर कर सकते हैं कि जिसका मतलब कुछ गलत प्रभाव ना पड़े हमारी सोसाइटी। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारी सेंसरशिप बनाया गया है कानून की, जिससे कि हमारे मॉरल सोशल राइट हमारे मेंटेन हो और हम बातों को एक्सप्रेस कर सकें, लेकिन इसका समाज पे मतलब एक पॉजिटिव मतलब वो पड़े, इम्पैक्ट पड़े, ना कि नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि वेबसाइट्स भी होती हैं तो वेबसाइट भी एक लिमिटेड होती है, कुछ वेबसाइट को एक एज रेस्ट्रिक्शन के थ्रू मतलब रखा गया है जिससे कि जो बच्चे हैं उसको ना देख सके, है ना। तो वो सारी चीजें हैं एक सेंसरशिप के अंतर्गत आती हैं।
इसी प्रकार से अगर हम बात करें आपकी मूवीज हैं, ये कौन कर रहा है, से मूवीज हैं, तो मूवीज में भी कुछ सीन होते हैं जो कि बैन होते हैं, तो उनको उस बोर्ड सेंसरशिप बोर्ड में पास कराना होता है। और कहीं कहीं एक लिमिटेशन भी है कि इस पर्टिकुलर इस मूवीज में इतने परसेंटेज मतलब ये सीन होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक लिमिटेशन भी होनी चाहिए कि हाँ इससे ज्यादा नहीं रह सकते हो, से आप उसमें मतलब आप कुछ वल्गैरिटी वाले सीन नहीं रह सकते हो। और तो वो सारी चीजें आपकी सेंसर बोर्ड में पास होने के बाद ही वो जो मूवीज होती है वो रिलीज होती है। अगर वो सेंसरशिप मानक पे मतलब खरी नहीं उतरेगी तो वो फिर मतलब रिलीज भी नहीं हो पाती है। आपने देखा होगा कुछ मूवीज ऐसी मतलब होती हैं, उनमें आप कलर्स का यूज नहीं कर सकते कि किसी मतलब यस मैम, उस टाइप की मूवीज को ए साइन देते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, एक सेकंड। यस हेलो। सॉरी, एक अर्जेंट कॉल आ गया था इसलिए मुझे उठाना पड़ा था। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सभी को? हेलो। यस। यस मैम, आ रही है। हाँ ना? तो बात समझ रहे होगा कि मतलब एक आपके किसी की मतलब मॉरल राइट को मेंटेन करते हुए हम किसी को बात को रख सकते हैं, किसी की मॉरल राइट को हम आहत नहीं करना चाहिए, तो वो सेंसरशिप में कहता है। ठीक है, और अगर हम बात करें मिलिट्री सेंसरशिप की, तो मिलिट्री सेंसरशिप में भी हम कुछ जैसे कि कोई हम कौन कौन से हथियार रख रहे हैं, या फिर हम कौन कौन से टेक्नोलॉजी को अपनाकर कौन कौन से मतलब अपनी जो आर्मी में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, या कोई भी सीक्रेट मिशन है, तो हम उसकी न्यूज को हाईलाइट मतलब शेयर नहीं कर सकते, या उसकी न्यूज के बारे में पूछ नहीं सकते पब्लिकली, या उसको आप मतलब उसकी वेबसाइट को शेयर नहीं कर सकते। तो वो सारे मुद्दे नक्शे नक्शे होते हैं जो गूगल मैप पे कुछ ऐसे नक्शे होते हैं जो कि मिलिट्री कैंप्स के होते हैं, सीक्रेट सीक्रेट जो उनकी मतलब प्लेसेस होते हैं, तो उनको हाईलाइट नहीं करते, गूगल मैप पे नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो वो सारे आपके सेंसरशिप वो मिलिट्री सेंसरशिप के अंतर्गत आते हैं कि जो उनके जहाँ पे हथियारों का निरीक्षण होता है, या फिर वो उसका मतलब रखते हैं उसको, या फिर आर्मी कैंप्स होते हैं, तो उनको हम लोग गूगल मैप पे नहीं दे सकते, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया कहलाते हैं, वो गूगल मैप पे सर्च नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी मिलिट्री सेंसरशिप के अंतर्गत आती है। ये न्यूज हो गए, आप उन्हें पब्लिकली जैसे कोई भी अगर मतलब अगर किसी की डेथ हो गई या कोई बड़ा मतलब होता है कोई मतलब प्रॉब्लम, तो हम उसे न्यूज में देखते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ सीक्रेट मिशन होते हैं वो हम न्यूज में पब्लिश नहीं कर सकते, या हम उसे हाईलाइट नहीं कर सकते, ना ही हम पब्लिकली उसे ट्वीट कर सकते हैं, या पब्लिकली हम उसे कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी उसका मेंबर नहीं दे सकता। ठीक है, तो वो सारे हमारे मिलिट्री सेंसरशिप के अंतर्गत आते हैं कि उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते और ना ही पूछ सकते हैं, ना ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलिट्री सेंसरशिप के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से अगर सेल्फ सेंसरशिप की बात करें तो किसी के बारे में हम अपनी राय को जज जाहिर नहीं कर सकते, हाँ बोल सकते हैं बट सिर्फ ट्वीट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर बात करें पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, आपकी कोई पर्सनैलिटी हो गई, कोई सेलिब्रिटी हो गई, या कोई भी नॉर्मल है, तो हम उसके कपड़े मतलब पहनने पे खान पान पे
कुछ नहीं कह सकते, तो हमारी सेल्फ सेंसरशिप के अंतर्गत आती है। चाहे वो हम पोएम्स हो गई या किसी के मतलब खुद की अगर वो कुछ लिखता है तो उसके बारे में भी हम मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, बट एक लिमिटेशन के अंतर्गत, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। निगेटिव मतलब उससे निगेटिविटी आपकी शो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसको बुरा नहीं लेना चाहिए, इट मीन्स, ठीक है। तो वो आपका सेल्फ सेंसरशिप के अंतर्गत आता है। यहाँ तक क्लियर हुआ या कोई प्रॉब्लम है? और इंटरनेट की बात करें क्लियर तो हो गया। इंटरनेट में बहुत सारी चीजें होती है कि आप कुछ वेबसाइट को इंटरनेट पे शो नहीं कर सकते हो। इंटरनेट उसको वहाँ मतलब, क्योंकि इंटरनेट पे अगर आप देखो तो कुछ चीजें होती हैं कि अगर आप गूगल पे करते हो तो अपने आप ही इंटरनेट आपके सपोज दैट आपने कोई भी चीज कपड़े से रिलेटेड कोई चीज परचेज करने के लिए गूगल किया, ठीक है, तो आप गूगल जिससे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो अपने आप ही उससे रिलेटेड चीजें आपको शेयर करने लगता है। तो वो कैसे करता है? क्योंकि वो आपका डेटा बेस कहीं से लेता है आपकी, ठीक है। इसी प्रकार से इसी को हम लोग इंटरनेट सेंसरशिप बोलते हैं। तो इस इंटरनेट को भी कहीं ना कहीं बैन किया जाता है, जिससे कि वो कुछ सीक्रेट वेबसाइट्स हैं या जो सीक्रेट मतलब चीजें हैं वो उनका डेटाबेस ना ले सके। जैसे कि हमारे मिशंस होते हैं, इसरो के मिशन होते हैं या फिर नेवी के मिशन होते हैं या जो मिलिट्रीज के होते हैं, तो वो उनको एक्सेस ना कर सके। और क्योंकि इंटरनेट पे हर चीजें अवेलेबल है, अगर हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वो कोई भी कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इंटरनेट को भी कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत रखा गया है ताकि वो इंटरनेट हर चीजों को मतलब एक्सेस प्रोवाइड ना करे। क्योंकि अगर वो गूगल मैप के थ्रू हमारे सीक्रेट जो मिलिट्री कैंप्स हैं या फिर सीक्रेट मिशंस हैं आपके हमारे, तो उनका अगर एक्सेस प्रोवाइड करेगा तो कोई भी हमारे जो एनिमीज हैं उन्हें देखकर उसे हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो एक जो हमारा इंटरनेट भी है वो भी इस सेंसरशिप के अंतर्गत आता है, उसकी भी लिमिटेशन है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम में है यहाँ पे? कुछ प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, ठीक है। और ये पॉलिटिकल है, ये एथिकल है, वो सारी चीजें मैंने आपको मतलब ऐसे ही बता दी, ठीक है। ये सारी चीजें नोट फॉर्म में है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें वही चीजें हैं जो मैंने बताई हैं। और तो ये सिंपल आपकी किताब में भी यही लिखा हुआ है, बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है ना। आपका देखिए इंटरनेट सेंसरशिप में बताया हुआ है कि कोई भी चीजें हम मतलब एक कंट्रोल में होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कोई भी चीजें हम हेलो, यस मैम, आवाज आ रही है आप हाँ हाँ, तो कोई इसमें भी आपका म्यूजिक का भी दिया हुआ है, मैप्स का भी दिया हुआ है, आपके फोटोग्राफ्स वगैरह से भी रिलेटेड दिए हुए हैं, ठीक है। और इंटरनेट से रिलेटेड भी दिए हुए हैं आपके, ठीक है, कि कोई भी किसी भी व्यक्ति संगठन के बारे में आप मतलब सूचनाएं बिना इसके परमिशन के नहीं प्रोवाइड करा सकते, ठीक है। और फिल्म सेंसरशिप में भी दी हुई पोर्नोग्राफी और ये सब चीजें जो है वो आप किसी की मतलब किसी के बारे में गलत नहीं दिखा सकते, किसी की सभ्यता के बारे में गलत नहीं दिखा सकते, है ना। जैसे कि अगर किसी की बायोग्राफी से रिलेटेड कोई मूवी बनी है तो आपको एज इट इज वही दिखाने होगी, अगर जरा सा भी गलत दिखाया है तो फिर वो एक इसके अंतर्गत आ जाता है, आपका सेंसरशिप के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपकी सेंसरशिप के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया? यहाँ से कोई क्वेश्चन है तो बता दो मुझे पहले। सेंसरशिप बहुत छोटा टॉपिक है, बस टाइप्स आएंगे इसमें, क्या होता है ये पता होना चाहिए, है ना। और एक डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे आपको बताई है, ठीक है। सेंसरशिप कॉपीराइट की तरह ही होता है, उसमें भी एक अपना कानून होता है कि उसके अंदर भी कुछ पनिशमेंट्स होते हैं, आप ऐसे पब्लिकली आप किसी को मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन लिख सकते हो, टाइप लिख सकते हो और फिर इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो। डिस्क्राइब करने में मुझे लगता नहीं टफ होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? कोई मैम प्रॉब्लम? एक ही आवाज आती है, और किसी को प्रॉब्लम हो तो नो पूछ मैम, सकते नो मैम, नो प्रॉब्लम। हैं। और कुछ प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, ठीक है। अब नो बताओ, मैम। हाँ ना। अब मैं पेपर 3 का ले रही हूँ, इसमें देखो, इसमें ILA आपका जो आपका 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इसमें कंप्लीट हो गया आपका बुक में, ठीक है। आपका पढ़ लीजिएगा, मतलब वो आपका है खुद के पढ़ने के लिए है, ठीक है। और सूचना समाज की अवधारणा जो यूनिट 1 में है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और मैं आपका ISBN और ISSN कंप्लीट करा रही हूँ, क्योंकि ये आपका पेपर 3 है, पेपर 3 मैंने लिया है। पेपर 3 में टफ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके बाद पे भी काम में आएंगे, ठीक है। इसलिए हम पेपर 3 ले रही हूँ और इससे पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसमें पीछे में आपका एक टॉपिक ये है ISBN नंबर,
ISSN नंबर, और एक है Z39.50 प्रोटोकॉल। Z39.50 प्रोटोकॉल का एक लेक्चर वीडियो ऑडियो में अवेलेबल है, तो उसे आप देख लीजिएगा और मतलब सुन लीजिएगा, ठीक है। और फिर भी ना समझे तो समझ में आए तो मुझसे पूछेगा। और ये आपकी इकाई 12 कंप्लीट हो जाएगी पेपर 103 की। ओके, 103 पेज पेपर। नंबर कितना है मैम? ये 222, देखो ये वाला पेज है, दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है ये दिख रहा है, ये पेपर दिख रहा है 2 है ना? ये आपका ये इकाई 12 है, पेपर 103 की, ठीक है ना? और इसमें मैं आपको पीछे से लेके चल रही हूँ, क्योंकि पीछे से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। और 102 पे मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि वो भी थ्योरी पार्ट है, आपको वो खुद से समझ सकते हो। हम लोग क्लास में वही चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आपको समझ में खुद से नहीं आ सकती हैं, ठीक है। इसमें आपका ISBN नंबर निकालने के लिए आता है, कभी कभी पूछा जा सकता है। और ISSN नंबर कैसे निकाला जाता है, ठीक है, कैसे चेक करते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे। मैम यस मैम गुड आफ्टरनून। गुड क्वेश्चंस आफ्टरनून। कैसे आते हैं मैम, लॉन्ग टाइप या शॉर्ट? आवाज किसकी आ रही है? ये आवाज किसकी माइक ऑन है? मैम मैंने किया, श्रीपाल कुमार बोल रहा हूँ जी हरियाणा जी से। जी, बिल्कुल बताइए श्रीपाल जी, आपकी तरफ से बहुत आवाजें आ रही हैं, बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। नहीं मैडम, मेरे भी आपसे नहीं आ रही मैडम। किसकी आवाज, किसका माइक ऑन है ये? एक सेकेंड। सबका तो माइक ऑफ है। वंदना, हाँ अब बंद कर लिया, वंदना बंद कर लिया करो भाई, ठीक है। हाँ यस श्रीपाल जी बताइए। हाँ जी मैडम, बुक नहीं पहुंची है मैम मेरे पास, हरियाणा से हूँ मैम। अरे हरियाणा से यार, देहरादून तो बुक पहुंच गई है, हरियाणा पता करना पड़ेगा। देहरादून तो बुक सबको पहुंच गई हैं, आई थिंक इसी वीक में आपके पास आ जाएंगी, मतलब जा चुकी हैं यहाँ से किताबें, ठीक है। हेलो, बिहार में कब तक आएगी बुक? बिहार के लिए तो अलग से भेजना पड़ेगा, मैं पूछ लेती हूँ कि उन्होंने भेजी कि नहीं भेजी, ठीक है, क्योंकि ये बिहार उत्तराखंड के अंदर नहीं आएगा, तो उसे अलग से एक बुक भेजनी पड़ेगी आपको, बाई कुरियर से आएगी, ठीक है। जी ऐसा होता है, ठीक जी, है, क्योंकि हाँ मैं पता करके बताती हूँ श्रीपाल जी, आप मुझे एक बार याद आ देना, ठीक है। थैंक यू। श्रीपाल जी, आप श्रीपाल जी ही बोल रहे हैं ना? अभी कोई जेंट्स बोल रहा था, फिर लेडीज से अचानक आवाज आने लगी। हाँ जी मैम, हाँ जी। अभी अच्छा, आप ही की तरफ से कोई सी फीमेल की वॉइस आ रही थी मेरे पास? नहीं मेरी तरफ से नहीं आ रही मैम। अच्छा किसी, बिहार से कॉल किया था मैडम किसी ने आपके पास। ओके ओके, बिहार। ये सब, अच्छा आप हरियाणा से, वो बिहार से, ओके ओके हाँ यस। जी, हाँ जी अच्छा, मैम। एक हरियाणा से एक बिहार से है, आप जो बिहार से, उनका नाम क्या है? आपका हरियाणा से है श्रीपाल जी। हाँ, जी बिहार से वंदना कुमारी। अपना चेहरा दिखा दीजिए मुझे, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हेलो, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग, एटलीस्ट मैं पहचानूं तो हेलो कौन है। मैम। यस यस, हाँ जी वंदना जी, आप तक बुक पहुंची नहीं है? आप मैं वो आप मुझे ना अलग से मैसेज कर दीजिएगा ताकि मुझे याद रहे, मैं नोट कर ले रही हूँ फिर भी। वंदना और श्रीपाल, ठीक है। वंदना बिहार से और श्रीपाल जी हरियाणा से, ठीक है। ओके, बुक्स का क्वेश्चन है, मैं पूछ के बताती हूँ, ठीक है। और वर्कशॉप आपका जो पेपर्स होंगे ना वो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में होंगे, तो वर्कशॉप आपकी जून में रखी जाएगी, ठीक है। मई में नहीं रख रही क्योंकि मई में आपके बैक पर Yes, फॉर्म ma'am. काफी लोग भरेंगे तो थोड़ा सा इश्यूज आते हैं ना उसके, तो आपके जून में वर्कशॉप रखी जाएगी। और थैंक यू मैम, हाँ अभी थैंक आपके, यू, क्योंकि मई में हम लोग के स्कूल में भी बहुत पेपर ऊपर ये सब होते हैं ना, तो फिर हमें भी टाइम नहीं हाँ मिलता। अच्छा मैं किया आपने। लेकिन जून के फर्स्ट वीक में ही रखूंगी, जून के फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट वीक से, ओके ओके मैम, ठीक है। तो पहले सेकेंड सेमेस्टर का रखूंगी, फिर फर्स्ट सेमेस्टर वालों का रखूंगी, ठीक है। ओके मैम। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप किसी को कोई क्वेरी अगर है तुरंत पूछ लो, फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करने में। किस कौन ये कूद रहा है, ये कौन पेन चला रहा है इसकी स्क्रीन के ऊपर? मेरा ही चल रहा है क्या? नहीं तो मेरा नहीं चल रहा है। आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको कहीं समझने में नहीं आ रहा, समझ में, तो आप मेरे से रोक के पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं, मेरा मोटिव है समझाना, ना कि कंप्लीट करना, ठीक है। आए स्लाइड दिख रही है सभी को? स्लाइड दिख रही है Yes, ma'am. है ना? यस मैम, यस मैम। स्क्रीन
सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने आपको नोट कराई आपके नोट्स पे काम में आएगा। अगर आप कोई भी इंग्लिश बैकग्राउंड के है ना। ओफो, किसका माइक ऑन है? मैं बार बार नेहा आपका ऑन है। वंदना जी, आप क्लास नहीं कर रही हो, बहुत आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, है समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो ISBN नंबर 13 डिजिट का होता है, ठीक है। आप किसी भी बुक में देखोगे, आज आपके पास सभी किताबों में आपका ISBN नंबर दिया होता है। आप तो वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज में दिया होता है, या और साथ में बैक पेपर पे भी दिया, बैक पेज पे भी दिया होता है, ठीक है। ये आपका देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखो क्यों दिया हुआ है, ये पुरानी किताब है। ये आपका SBI नंबर दिख रहा होगा ना, ये आपका कहाँ पे दिख रहा है? ये वाला ऊपर दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला दिख रहा है यहाँ पर, है ना। है, बोला करो भाई, समझ नहीं आता मैम स्माइल। क्लियर नहीं दिख रहा, हाफ दिख रहा है। अभी दिख मैम रहा है पेज ये? नंबर आपके बुक में नहीं है ना, ये किसी दूसरी बुक का दिखा रही हो। SBI नंबर दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है मैम, दिख रहा है ना। ये ISBN नंबर होता है। और ये आपका ये जो बुक्स की जितनी भी डिटेल होती है, ये पेज जो कहलाता है वो वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज कहते हैं, या फिर बैक ऑफ टाइटल पेज कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइटल पेज के जस्ट पीछे होता है, ये टाइटल पेज दिख रहा है आपको, जिससे पूरी बुक्स की डिटेल दी होती है, टाइटल, ऑथर्स, है ना। और इसमें क्या होता है, पब्लिकेशन की डिटेल, कॉपीराइट की डिटेल, है ना, उसकी प्राइस की डिटेल दी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉपीराइट भी नंबर मिलता है, साथ ही साथ ISBN नंबर भी होता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक पीछे भी दिया होता है यहाँ पे, ठीक है। ये जनरली जो मतलब लाइब्रेरी स्टाफ होते हैं उनके लिए होता है, ताकि वो आसानी से स्कैन कर सकें बुक्स को, इसीलिए उसकी सुविधा के लिए दिया जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड की बात करें तो हमारा वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज पे ही मिलता है ज्यादातर, ठीक है। ओके, और ये 13 डिजिट का होता है, ठीक है। इस और ये बेसिकली जो यूजर्स होते हैं, सॉरी, जो लाइब्रेरी स्टाफ होते हैं ना, या फिर पब्लिशर होते हैं, या फिर आपके बुक सेलर होते हैं, उनके पर्पस के लिए यूज होता है, कि उससे वो बुक्स को परचेज कर सकते हैं, बुक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम बुक में लाइब्रेरीज में परचेजिंग करते हैं, एक्विजिशन सेक्शन होता है जिसमें हम बुक्स को परचेज करते हैं, तो एक ये यूनिक नंबर होता है, क्योंकि एक बुक का एक ही ISBN नंबर जनरेट होगा, उसका दूसरा मतलब सेम टू सेम नहीं होगा। किसी भी बुक का आप देखें, चाहे इवन आप ई बुक देखते हैं किसी भी, मान लो सपोज इट हमारे पास ये किताब है और इसका ये हमारा हार्ड बाउंड है, ये है ना, ये आपकी हार्ड कॉपी है और एक आपकी ई कॉपी है, तो उनका भी आपका ISBN नंबर अलग अलग होगा, सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? ISBN नंबर यूनिक होता है, वो आपका किसी भी बुक का, एक बुक का दूसरे बुक से कभी भी मैच नहीं करता है, ठीक है। यस मैम। और ये जनरली मतलब यूजर्स के लिए नहीं होता, बेसिकली ये लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, पब्लिशर, या जो बुक्स को सेल करते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि उसमें बुक्स की डिटेल मिलती है, उसमें बुक्स के पब्लिशर से रिलेटेड डिटेल होती है, ज्योग्राफिकल डिटेल होती है, ऑथर की डिटेल होती है, और आपका मतलब एडिशन की डिटेल होती है, सारी चीजें उसमें होती हैं, जिससे कि हम बुक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बुक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जिससे हम बुक्स को जब परचेसिंग करते हैं लाइब्रेरीज में, तो हम लोग देखते हैं पहले, हम मतलब उसे बोलते हैं डुप्लीकेट सर्च बोलते हैं, ठीक है। वो पहले जब मैनुअली भी होती है, साथ ही साथ आपकी सॉफ्टवेयर पे होती है। आजकल तो हर जगह सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज में यूज हो रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हम लोग सर्च करते हैं, डुप्लीकेट सर्च होती है, जिससे कि हम जब बुक को ऑर्डर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि डुप्लीकेट सर्च का मतलब ये होता है कि वो बुक
कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लाइब्रेरीज में ऑलरेडी है और हम उसे दोबारा ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग डुप्लीकेट सर्च बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो बुक्स हमारे पास इंडेड फॉर्म में आती है वो हम देखते हैं कि वो बुक्स चेक करते हैं कि वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं है। तो उसका कई सारे तरीके होते हैं उसको चेक करने के। आप ऑथर के द्वारा भी सर्च कर सकते, मतलब सर्च कर सकते हो उसको, ISBN के द्वारा भी सर्च कर सकते हो, टाइटल के द्वारा भी सर्च कर सकते हो। लेकिन आप ये ध्यान, मतलब हो सकता है कि टाइटल, एक टाइटल किसी भी बुक का सेम हो सकता है दूसरे टाइटल से, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। ऑथर भी हो आपके, सकता है मैम। है ना, ऑथर भी सेम हो सकते हैं, है ना, पब्लिशर भी सेम हो सकते हैं, है ना। लेकिन ISBN नंबर एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जो कि सेम नहीं होता किसी भी दूसरे बुक से। इसीलिए हम लोग जनरली जब यूज करते हैं परचेजिंग के लिए या डुप्लीकेट सर्च के लिए, तो हम लोग ISBN नंबर को प्रिफर करते हैं, जिससे कि वो हमें पर्टिकुलर बुक तक पहुंचा देता है और हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, और हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि वो बुक्स हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। तो परचेजिंग के लिए ज्यादातर जो लाइब्रेरी स्टाफ हो गया, पब्लिशर हो गया, या फिर उनके लिए हम लोग यूज करते हैं ISBN नंबर, तो वो उसके लिए हेल्प करता है, ठीक है। और अगर बात करें कि ISBN नंबर जनरेट कहाँ से होता है, कौन प्रोवाइड कराता है, तो ये राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन है, उसके द्वारा जनरेट होता है। और आप वहां पर जाके इसको देखेंगे ना, इसको क्लिक करेंगे तो उसमें सब कुछ दिखा देगा कि आपको क्या क्या मतलब आपको क्या क्या जरूरत होती है ISBN अप्लाई करने से पहले। आपका मतलब उसमें आधार कार्ड या जो भी आपके आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, आपका कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, और आपका मतलब डिटेल्स होनी चाहिए, जो पर्सनल डिटेल्स वगैरह, और कुछ एप्लीकेशन फी वगैरह लगती है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब जाएंगे ना तो आपको ये, आपको मैं कहूँ तो दिखाओ भी दूंगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ISBN नंबर के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी ओरिजिन की, तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग में हुआ था, ये आपका WS में द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये लंदन के एक बुक रिटेलर्स थे, ग्रेट ब्रिटेन के, और इन्होंने जब स्टार्ट किया था तो ये स्टैंडर्ड बुक नंबर के नाम से, SBN के नाम से स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग में 9 डिजिट का था, ठीक है। फिर बाद में 10 डिजिट का हुआ, और उसके बाद अभी ये बात करें तो ये अभी 13 डिजिट का है, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके हेलो असाइनमेंट। हाँ हाँ, यस, मैम, हेलो। मैम फुल फॉर्म हाँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। यस यस, हाँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, मैंने ये बताया नहीं क्या? अच्छा, हाँ, ये नहीं बताया मैंने, हाँ, यहाँ पर शायद नहीं बताया गया इसमें। हाँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है इसका फुल फॉर्म। ओके ओके ओके। हाँ, और ये जो, एक मिनट मैं इसको लिख लेती हूँ, यहाँ पे मेंशन कहीं भी नहीं किया मैंने ना, यहाँ पर मेंशन शायद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है क्योंकि ये आपका किसी भी मैच की हो सकता है, ठीक है। और इसका जो ये कभी कभी ये पूछ लेता है कि IS किस मतलब स्टैंडर्ड कोड क्या है इसका, तो ISO ने ये आपको एक कोड दिया है, और इसके एग्जामिनेशन में आता है, आपके BLIS में नहीं आएगा, लेकिन थोड़े मतलब एनालाइज करने के बाद अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं तो ये पूछ लेता है कि ISBN का जो ISO नंबर है वो कौन सा है, स्टैंडर्ड नंबर कौन सा है, तो ये आपका नंबर है, ठीक है। ISO 2108:2017, ये कोलन का सिंबल कहलाता है, ठीक है। और 1967 में उन्होंने इसकी मतलब ये सबसे पहले आया था, ठीक है। मैम स्लाइड शो नहीं हो रही है जो आपने बताया अभी इसका। अभी नहीं शो हो रही स्लाइड फिर से? मैम हाफ हो रही है शो। क्या हो रही है? अब भी दिख रही है? अभी दिख रही है? यस मैम, अब दिख रही है। यस मैम। एक मिनट, यहाँ पर भी नहीं बताया क्या यहाँ पे? यस। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, असाइनमेंट में, ठीक है, और मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ठीक है। और ये 13 डिजिट का आपका कब हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था, ये 13 डिजिट का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जनवरी 2007 से, है ना। इसके पहले ये 10 डिजिट का हुआ करता था, ओके। इसके पहले 10 डिजिट का हुआ करता था, और अभी 2007 के बाद ये आपका 13 डिजिट में अवेलेबल है, ठीक है। आवाज आ रही होगी ना इसको? आवाज आ रही है? हेलो? यस मैम, आ रही है। हाँ, कोई बोल रहा था आवाज आ रही है, तो इसलिए, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और ये आपका क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन आप अगर इसे नोट कर लेते हैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ISO कोड होते हैं, आपका प्रोटोकॉल्स के भी होते हैं, आपके आपके TQM के भी ऐसे कोड्स होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो नेट का एग्जामिनेशन होता है ना, तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
तो ये आपका ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, 13 डिजिट का इम्पोर्टेंट है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और 13 डिजिट का, और ये इसमें 5 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और ये दिखने में ऐसा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा किताबों के पीछे, ठीक है, ये आपके दिख रहा है, अभी कुछ दिखने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? यस मैम दिख रहा है। दिख रहा है ना? ये प्रीफिक्स एलिमेंट कहलाता है, रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टार्ड होता है, पब्लिकेशन होता है, और चेक डिजिट होता है, ठीक है। इसे डिटेल में हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो कोई इसमें प्रीफिक्स में आपका जो इनिशियल लेटर होते हैं वो मतलब कि 978 या फिर 97 से स्टार्ट होते हैं, 979 से, ठीक है, जनरली 3 डिजिट का ही होता है, ठीक है। और जो आपका रजिस्ट्रेशन एलिमेंट होता है उसमें आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है, यानी कि पब्लिकेशन प्लेस हो गया, उसकी डिटेल्स अवेलेबल होती है, ठीक है, कहाँ से मतलब किस राज्य का है, किसी देश का है, वो पब्लिकेशन जो डिटेल होती है वो आपकी दिखाता है, ठीक है। और इसकी जो लिमिटेशन है वो यहाँ पे दिख रहा है, 1 से 5 डिजिट तक का हो सकता है। तो इसके एलिमेंट्स आपको याद करने की जरूरत है, एलिमेंट्स पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स, 5 जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपके प्रीफिक्स होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रार होता है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मैम। आ रही है मैम। आ रही है मैम। आपका आप दोबारा कनेक्ट हुई है, ज्वाइन कीजिए, मेरे ख्याल से आपका नेटवर्क का इशू आ रहा होगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब किसको नहीं आ रही है? सपना, नहीं आ रही मेरे को आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? मैम मेरे को तो आ रही है, क्लियर आ रही है। कौन बोल रहा है? प्रियंका, आई थिंक जो बिहार से उनको ही आवाज है ना। वंदना, आपको नहीं आ रही आवाज? है ना? आ रही है मैम। किसको नहीं आ रही है? किसको नहीं आ रही है? अपना नाम बता के मुझे आंसर दिया कि मुझे याद समझ नहीं आ रहा कौन बोल रहा है ना, ठीक है। और अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए करो, ताकि मुझे आपके फेसेस याद हो जाएं, मुझे ऐसे फेसेस भी याद नहीं होते ना आपके, ठीक है, क्योंकि नाम मुझे सारा डिस्प्ले नहीं हो रहा ना स्क्रीन पे, ठीक है। अभी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। ठीक है, यस मैम आ रही है। आ रही है। ठीक है। और स्लाइड शो हो रही है ना? यस यस मैम। यस मैम। हाँ, देखो, तो प्रीफिक्स एलिमेंट जो आपका मतलब जो फर्स्ट 3 लेटर होते हैं आपके, वो प्रीफिक्स एलिमेंट कहलाते हैं, और ये 978 या फिर 979 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जो सेकंड होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि ज्योग्राफिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करता है कि किस जगह का वो किताब हो सकती है, किस स्टेट की है, किस राज्य की है, किस देश की है, उससे ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रांट एलिमेंट में क्या होता है कि पब्लिशर्स की डिटेल होती है, कौन सा पब्लिशर उस बुक को पब्लिश कर रहा है, ठीक है। और ये लगभग 7 मैक्सिमम 7 डिजिट की हो सकती है डिटेल, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका पब्लिकेशंस डिटेल भी यहाँ पे दी होती है कि इसमें स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ टाइटल का फॉर्मेट क्या है, टाइटल की डिटेल यहाँ पे दी होती है, ठीक है। और इसकी जो अगर हम बात करें कितने डिजिट का हो सकता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 6 डिजिट का हो सकता है, ठीक है। हेलो। और चेक डिजिट क्या होता है? लास्ट में हम लोग वेरीफाई करते हैं कि जो ये चारों चीजें गिवन है वो सही है कि नहीं है, ठीक है, वो चेक डिजिट कहलाता है। और इसकी कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला भी दिया होता है, ISBN मतलब मॉड 10 बोलते हैं, आपके बुक में दिया होगा। और इसे निकालते कैसे हैं वो हम आपको बताते हैं। सपोज दैट, ये समझ में आ गया, ISBN के 5 एलिमेंट है, प्रीफिक्स, ग्रुप एलिमेंट और या फिर रजिस्ट्रेशन एलिमेंट बोलते हैं। ये आपको याद होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए। ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको 5 याद कर लिए और किसी भी सीक्वेंस में लिख दिए, आपके सीक्वेंस मैटर करते हैं, ठीक है, सीक्वेंस आपके सही होने चाहिए। गॉट इट? समझ में आ गया? सीक्वेंस सही होनी चाहिए। जैसे हमारे लॉज होते हैं, लाइफ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो हमारा सीक्वेंस मैटर करता है कि पहले नंबर पे पहला लॉ आएगा, सेकंड पे सेकंड आएगा। इसी प्रकार से ये हमारे जो पार्ट्स ऑफ ISBN या फिर एलिमेंट्स जो हैं वो आपके सीक्वेंस में ही आएंगे, अदरवाइज सीक्वेंस गड़बड़ हो गया तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके। जितेंद्र सिंह रावत, आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा आपका कैमरा किधर जा रहा है। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? आप यस, आप और ड्यूटी है आई थिंक, है ना? समझ में आ रहा है कुछ प्रॉब्लम? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, आप ऑफ रखिए, ठीक है। तो ये चेक डिजिट में क्या करते हैं हम लोग, लास्ट में चेक करते हैं कि जो हमारी जो चारों डिटेल गिवन है वो वेरीफाई करते हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका चेक डिजिट इसीलिए कहते हैं ताकि हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। और इसलिए इसको निकालने के लिए हम लोग एक मॉड 10 का फॉर्मूला यूज करते हैं,
और उसको निकालते हैं, एक बार हम लोग कोशिश करते हैं निकालने की। ठीक है, एक मिनट, पहले मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने निकाला नहीं है, एक सेकेंड। हाँ अगर हम इसको सपोज दैट हमारे पास कोई ISBN नंबर ले लेते हैं हम, तो हमारे पास ये ISBN नंबर है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ISBN नंबर लेते हैं। ये हमारा 97881961930 ठीक है, और लास्ट में 6 और 5। ठीक है, ये हमारा डिजिट है, या फिर इसको भी ले सकते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना 978, बट यहाँ कॉपी नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। चलो इसी को लेते हैं जो मैंने यहाँ पे लिया था, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। यस, ये नंबर है ना आपका, ये आपका नंबर मैंने अपने मन से नहीं लिया है, ये आपका नंबर आपकी बुक के पीछे दिया हुआ है। ठीक है, 103 के बुक के पीछे ये नंबर दिया है, ISBN नंबर। कोई भी किताब का आप चेक कर सकते हैं। इसको निकालने का सिंपल तरीका होता है, जो ये जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो आपका चेक डिजिट है, और आप 12 डिजिट को आइडेंटिफाई करते हैं, चेक करते हैं कि सही है कि नहीं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका ये जो 5 आ गया तो मतलब ये डिटेल आपकी सही है, ये फेक ISBN नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करते इसका एक तरीका होता है, बहुत सिंपल तरीका होता है। क्या करते हैं हम लोग, जो पहले वाला डिजिट होता है अल्टरनेट डिजिट को, मतलब सपोज पहले 9 है। ठीक है, 9 इंटू हम लोग पहले वाले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यही सीक्वेंस आपका लास्ट तक चलता रहेगा। सपोज दैट ये आपका 9 है, 9 इंटू आपने 1 किया। ठीक है, प्लस, ठीक है, अब क्या करेंगे 7 इंटू 3, यस सॉरी 3। इसी प्रकार से फिर हम लोग करेंगे प्लस 8 इंटू क्या करेंगे हम लोग 1, है ना, 1 फिर क्या करेंगे हम लोग 8 इंटू 1, फिर 8 इंटू, क्योंकि 8 यहाँ पर भी आया हुआ है ना, 8 इंटू क्या आएगा 3, यस राइट। फिर इसी प्रकार से हम लोग करेंगे आपका 1 इंटू 1, है ना, फिर आपका आएगा 1 इंटू 1, फिर आएगा 9 इंटू 3, है ना, 9 इंटू 3, यस, देन 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 प्लस 9 into 3. हाँ 9 इंटू 3, यस, फिर आएगा क्या 9 इंटू 3, देन 0 इंटू 1। 0. किसी ने निकाला इसके पहले रेसिपी नंबर 0 to 1। ठीक है, फिर देन आएगा 6 इंटू 3, यस, 6 इंटू 3 आएगा, चेक कर लो सही कि नहीं। 9 इंटू 1 किया, फिर हमने 7 इंटू 3 किया, फिर 8 इंटू 1 किया, फिर 8 इंटू 3 किया। ठीक है, 1 इंटू 1, देन 9 इंटू 3, 6 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1 मिसिंग है ना, यस मैम, हाँ 1 मिसिंग है, यस, 1 इंटू पूरा ही गलत हो जाएगा ना, 1 इंटू 3 आएगा, है ना, प्लस यहाँ पे फिर हमारा 1 इंटू 3 आ गया, देन 9 इंटू 1 हो जाएगा, है ना, 9 इंटू 1 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, पहले 9 आया, ठीक है, फिर 7 आया, फिर 8 आया, ठीक है, फिर 8 आया, फिर 1 आया, फिर 9 आया, फिर 6 है, फिर 1 है, फिर 9 है, देन उसके बाद यहाँ पे 3 आएगा, यस मैम, 3 इंटू सॉरी यहाँ पे आपका प्लस भी तो आएगा, है ना, और यहाँ पे 9x1, फिर प्लस 9 के बाद क्या आया 3, है ना, 3 इंटू 1, सॉरी 3 इंटू 3 आएगा, है ना, सही है ना, यस मैम, फिर आएगा 0 इंटू 1, है ना, और 6 इंटू 3, अब करेक्ट है ना, सब 12 हो गए ना, 5 क्यों आएगा, 5
5 को हमें Okay, चेक 5. करना है ना, 5 को हमें चेक करना है, वो चेक डिजिट। बाकी देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट कुछ वेरीफाई करके हम इस चेक डिजिट को चेक करेंगे कि ये सही है। अगर ये कैलकुलेशन करने के बाद 5 आता है तो ये हमारा सही है, तब इसे चेक डिजिट बोलते हैं। ठीक है, वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो ये ISBN, अगर कुछ चेक करना है कि ये फेक तो नहीं है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये टोटल लिख लिया, अब इसको आप कैलकुलेट करो, 9 आएगा। ठीक है, 9 प्लस 7 नहीं आएगा, 23 आएगा, है ना। फिर 8 आएगा, फिर आएगा 24, 24. यस 24, फिर 1. 21 आएगा, 1. यस, फिर 27 आएगा, फिर कितना आएगा 6 आएगा, फिर आएगा 3, 9 9. 9 प्लस 9, हाँ, प्लस 0, 0. Plus प्लस 9. प्लस 18 18. है ना। Yeah. हाँ, अब इसको ऐड करो, 9 10 18 4 22 और 23 और 7 30 6 30 36 और 3 36 और 3 39 और 9 48 और 9 57 और 8 65 65 की 5 और फिर 6 2 8 2 10 2 12 13 135 है ना। मैम 135. 135, यस 135 मैंने किया। ठीक है, गलत है क्या? मैम 134 आ रहा है 134 आ रहा है, किसका 134 आ रहा है? 135. मेरा। 135 ही आएगा ना, सही है कि गलत 135 है? आ रहा है. पक्का ना? 135 आ रहा है. यस आ रहा है, सही ना। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। इसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? हमारा क्या आएगा? इक्वल टू आएगा हमारा, कितना आएगा? 10 हमारा आएगा 13 आएगा. 5 reminder. यस यस, देखो हमने इस तरह से किया। 13 question and 5 reminder. हाँ, 10 में से हमने किया 2 5, हमारा 5 रिमाइंडर आ रहा है ना, Yes, ma'am. और 12 हमारा ये आ रहा है। ठीक है, 13 हमारा question. हम हाँ 12 और हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है ना। 5. अब हम लोग क्या करेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें 12 से नहीं लेना है। जो रिमाइंडर बचेगा ना, उसे हम लोग माइनस कर देंगे 10 से। ठीक है, यानी कि जो रिमाइंडर 5, उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग करेंगे, सॉरी, उसे हम लोग 10 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आना चाहिए हमेशा, ये जो टिक 5, तो ये 5 आ रहा है ना। कोई एक आप निकाल के देखो, ये हमेशा ऐसे ही आता है। ये तरीका होता है, इसका फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला टाइप करने बहुत समय लगा, टाइप नहीं किया यहाँ पे। ये तरीका यही होता है, आपको बहुत सिंपल है। इसमें आपको जो पहला डिजिट, किसका माइक ऑन है? माइक आप लोग प्लीज ऑफ करिए। ठीक है, ये आप किसी भी बुक का, चाहे आप किसी भी बुक का निकाल सकते हैं, जितनी भी, आप खुद देख सकते हैं कि वो चेक डिजिट सही है या नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले वाले डिजिट में इंटू 1 करना है, सेकंड वाले डिजिट में 3 करना है, और सबको प्लस करते हुए चले जाना है। यहाँ तक इस वाले प्रॉब्लम में किसी को समझ में आया नहीं तो पूछ सकता है। ठीक है, क्या किया आपने, जो पहला डिजिट था उसमें मल्टीप्लाई 1 किया, और सेकंड जो है उसमें आपने 3 को मल्टीप्लाई किया और प्लस करते हुए चले गए, और यही सेम चीजें आप फिर करते चले जाएंगे लगातार। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसके बाद आपको 10 से डिवाइड करना है, जो बचा हुआ जो रिमाइंडर आएगा उसे आपको 10 से माइनस कर देना है। ठीक है, क्योंकि इसे मॉड 10 बोलते हैं ना, यहाँ पे मॉड 10 कहाँ गया, मॉड 10 इसमें लिखा हुआ था ना कि मॉड 10 से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मॉड का मतलब ये होता है कि अगर 10 से हम 5 से 10 को माइनस करेंगे तो -5 आएगा, और मॉड में भी जो भी चीजें होती है, चाहे वो माइनस हो चाहे आपकी मतलब प्लस हो, वो आपकी पॉजिटिव ही ली जाती है। ठीक है, वो निगेटिव में नहीं ली जाती। ठीक है, ये तो पता ही होगा ना आपको। हेलो, समझ में आ गया ये चीज? Yes, यहाँ ma'am. Yes, ये ma'am. ये Yes, क्लियर ma'am. है, ये क्लियर है आपको। Yes, ma'am. एक निकाल Yes, के ma'am. देखना। ठीक है, एक ये होमवर्क में रहेगा, आप एक नंबर चेक करना, कोई भी किताब उठा लीजिए आप, सब किताबों के पीछे कोई ना कोई आपको ISBN नंबर दिया होता है। ठीक है, उसमें से आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ओके, ओके मैम। क्लियर हो गया ना, ये क्लियर हो गया ना, इसको नोट कर लीजिए
कैसे आपने निकाला, प्रोसीजर निकाल लो, क्योंकि बुक में दिया हुआ है, आप बुक में भी समझ सकते हो, लेकिन मैंने आपको यहाँ से बताया वही चीजें सेम दी हुई हैं, ठीक है। और आप एक नंबर निकाल के देखिएगा, ठीक है। तो ये आईएसबीएन के बारे में था, इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। और ये कब से स्टार्ट हुआ, ईयर क्या है जब से ये 13 डिजिट में आया, ठीक है। और इसका आईएसओ कोड जो होता है वो, उसके पार्ट्स होते हैं वो, और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बस चीजें इतनी ही आपके काम में आती हैं, और यही सब पूछी जा सकती है, इससे बाहर कुछ नहीं आता। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, और किसके द्वारा मतलब ये नंबर जनरेट किया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है वो ये आपका हाँ देती है, ठीक है। और यही सेम चीजें आपका, अगर हम बात करें आईएसएन में, तो आईएसएन नंबर भी सेम चीज होती है, जैसे बुक्स के लिए हम लोग आईएसबीएन नंबर का यूज करते हैं, इसी तरह सेम जो जर्नल होते हैं, जो सीरियल्स होते हैं, जो एक समय के बाद पब्लिश होते हैं, एक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, चाहे वो आपका वो हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है ना, आपका वीकली हो सकता है ना, तो वो सारे आपके पीरियोडिकल्स कहलाते हैं या फिर सीरियल्स कहलाते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर सीरियल के बाद पब्लिश होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो नंबर आपका होता है वो आपका कहलाता है आईएसएन नंबर, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं लिखा मिल सकता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, सीरियल नंबर का समझ लेना कि और एक 8 डिजिट का होता है, ठीक है। ये इसमें 8 डिजिट होते हैं। और ये आपके इसमें अल्फा नंबर भी, मतलब अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, इसमें आपका डिजिट भी हो सकते हैं और अल्फाबेट भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों, इसीलिए अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं, ठीक है। और ये जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एक वही सीरियल्स को ही पीरियोडिकल्स बोलते हैं, मैगजीन हो सकती हैं, ठीक है, उनके लिए नंबर असाइन होता है। और ये आपके इसमें एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। और लेकिन बेसिकली ये ओरिजिन को नहीं दिखाता है, पब्लिकेशन ओरिजिन को नहीं दिखाता है, ठीक है। और इसमें आपके 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, और दोनों सेक्शन को डिवाइड करने के लिए हाइफन सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। और इसको भी कैलकुलेट करते हैं, और इसका कैलकुलेशन का अलग तरीका होता है, वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, इसमें बनेगा क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है, ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है इसका। ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर का ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। ये कितने डिजिट का होता है, ठीक है, इसमें कितने पार्ट होते हैं ये तो नहीं पूछा जाता, लेकिन लिख सकते हो कि 2 पार्ट में जनरली होता है, ठीक है, लेकिन नेसेसरी नहीं होता ये, ठीक है। आपका उसमें आईएसबीएन नंबर में पूछ सकते हैं कि एलिमेंट्स कितने, इसमें नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और ये किसके लिए यूज होता है, ये पीरियोडिकल्स के लिए यूज होता है, बुक्स के लिए यूज नहीं होता है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि बुक्स के केस में हम लोग जो यूज करते हैं नंबर वो होता है आईएसबीएन नंबर, क्योंकि उसका नाम ही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। और जब असाइनमेंट में पूछा जाएगा तो इसका आपको जब 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आप बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर इंडियन भी हो सकता है, ठीक है। आपको मतलब उसके लिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल नंबर दिया होगा, हाँ ना, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर दिया होगा, तो आपको पता होगा, तभी आप उसको आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है, ये ध्यान रखने का, इंडियन नहीं है, ओके, ठीक है। और इसमें आपका जैसे कि बताया कि 2 सेक्शन में आपका एक हाइफन से डिवाइड करते हैं 2 सेक्शन को, ठीक है। और जो इसका जो अगर इसकी बात करें कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब प्रोवाइड कराती है हमारे इंडिया में, तो ये हमारे निस्केयर प्रोवाइड कराती है, ठीक है, नेशनल साइंस लाइब्रेरी भी कहते हैं, ठीक है। पहले से इंस्टॉक के नाम से आते थे, फिर निस्कॉम और इंस्टॉक मर्ज करने के बाद 2002 में ये निस्केयर के नाम से मतलब ये सामने आया, ठीक है। तो निस्केयर के द्वारा ये नंबर जनरेट होता है, ये हम उसको मतलब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। और ये आपका कब आया था, यहाँ पे ओरिजिन दिया हुआ है, ठीक है, आईएसओ द्वारा 1970 में लेके आया गया था, ठीक है। और ये आईएसओ कोड दिया हुआ है यहाँ पे, जो मैंने आपको उसमें भी बताया था ना,
ये आईएसओ, ठीक है। तो ये आपका अगर पूछ लेते हैं कि आईएसओ नंबर का क्या आईएसओ कोड है, तो आपका ये दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड है आपका, हर चीज का स्टैंडर्ड होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का है, बुक्स का है, या आपका जर्नल्स का है, तो एक स्टैंडर्ड्स होता है, ठीक है। कि आपका ऑथेंटिक होना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर उसके एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको किस मतलब होता नहीं है कि आप कोई जर्नल लिखते हैं या कोई बुक लिखते हैं, तो उसका एक आपका उसका स्टैंडर्ड होता है ना, कि आपका ये आपका इसका मतलब इतने फॉन्ट में होना चाहिए आपका, है ना, ये साइज होना चाहिए आपका, और मतलब कौन सा आप मतलब क्या बोलते हैं इसे, कौन सा फॉन्ट यूज करोगे, या फिर है ना, तो आप कौन सी लैंग्वेज में लिखोगे, तो वो सारी चीजें आपकी एक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसी भी बुक का या जर्नल का, तो वो एक वही आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड्स कहलाता है, जो कि प्रत्येक बुक्स या फिर जर्नल्स मतलब मेंटेन करती हैं, और इसके लिए जो नंबर होता है वो आपका आईएसबीएन नंबर या फिर आईएस नंबर कहलाता है, ठीक है। और देखा होगा अपने जो भी चैप्टर्स होते हैं उनकी हेडिंग्स हो गई या उनके टाइटल्स हो गए, उनके फॉन्ट्स हो गए, वो सारे एक ही सीक्वेंस में होता है, ऐसा नहीं कि किसी का दूसरे में है, किसी का दूसरे में, ठीक है। तो वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ही वो चीजें मतलब करते हैं, और आईएसओ इसीलिए उसको स्टैंडर्ड देता है ताकि वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करे, ठीक है। और ये आपके यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, ये टाइटल आपका दिया हुआ है, और ये आपका जो लास्ट वाला होता है चेक डिजिट होती है, ठीक है, इश्यू नंबर दिया हुआ है। तो अगर आपको 0 है, इसको कैसे चेक करोगे कि ये आपका सही है या नहीं है, ये आपकी बुक में भी ये आपकी इमेज दी हुई है, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? हेलो, आ Yes, रही है ma'am. ना? आ रही है ना? हाँ, यहाँ से सपोज दैट एक हम नंबर लेते हैं, ये 240 और 3630, ठीक है, नहीं 20 49 और 3630, ठीक है। एक मिनट में देखती हूँ एक बार करके इसको, क्या नंबर था यहाँ पर, चलो ये लेते हैं, ठीक है। ये जो नंबर है इसको हम लोग लेते हैं, एक बार करते हैं, ठीक है। ये नंबर हमने लिया और इसको हम चेक करते हैं कि ये हमारा करेक्ट है या नहीं है, एक सेकेंड। कितना टाइम हो रहा है अभी? यस, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें भी वही थोड़ा सा अंतर होता है ना। जैसे कि हमारा जो ये नंबर होता है 8756, हम लोग जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, हमारे जो ये हमारा जो आईएसओ नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, 8 डिजिट का होता है ना, है ना, होता है या नहीं होता है? हेलो, यस मैम। है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोर हो रही क्लास, समझ नहीं आ रहा है, सभी की आवाज थोड़ी, है ना, समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही तो बता देना, ठीक है। ठीक है, 8 डिजिट का होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब इसमें कैलकुलेशन करते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो हमको क्या मैच करना है, हम क्या चेक करना है, हमको एक को चेक करना है, ठीक है, तो उसे हम हटा ही देते हैं, ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। अब हम 3 नंबर को वेरीफाई करते हैं, सॉरी 7 नंबर को वेरीफाई करना है मुझे, ठीक है, कि ये जो हमारा आईएसओ नंबर है वो करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं हम लोग, हम लोग लिखते हैं इस तरह 8, से, 7, 7, हाँ 8 7 4, 7, 6 4, 3. 6 6 नहीं है. 5 8 7 6 5 4 3 2, अब 1 तक नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 7 डिजिट हो गए ना, इसलिए नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है, ओके, और प्लस करेंगे, दिख रहा है, फॉन्ट बड़ा कर दूं क्या, दिख नहीं रहा है शायद ना, Sure, ma'am. ठीक है, और इसमें sorry, मैम लेकिन इसमें 6 तो है ही नहीं। अरे है तो कहाँ नहीं दिख रहा है, 6 है तो 7 6 5 4 3 2 है मैम। है, कहाँ नहीं दिख रहा है, चश्मा लगा के आओ, ठीक है।
यहाँ पर देखो है ना, 0 है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 0 इसको इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला बुक में दिया हुआ, फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है क्योंकि फॉर्मूले में एक्सेस बहुत ज्यादा दिया हुआ, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है, और इनटू क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर छोटा हो गया, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 3 जो नेक्स्ट स्टेज होगी 3 इंटू 7, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 0 into 6 1 into 6 1 इंटू 6 करेंगे, ठीक है। और फिर इसका हम लोग प्लस करेंगे, 1 इंटू 6 को प्लस करेंगे, है ना। और फिर 7 इंटू 5, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 7 इंटू 5 हो गया, फिर 8 इंटू 4, ओके, ठीक है। कहीं गलत हो रहा तो बता रहा, ठीक है। और फिर प्लस किया, 8 इंटू 4 हो गया, फिर 4 इंटू कितना आएगा, 3 आएगा, कितनी आएगा, 3 आएगा, है ना। और फिर 7 इंटू 2, है ना, करेक्ट। yes अब इसे बस मल्टीप्लाई कर लेना है। वैसे निकालने के लिए नहीं आता, लेकिन आप अगर लाइब्रेरी प्रोफेशनल में जा रहे हैं तो कभी मतलब प्रैक्टिकल के जो कभी कभी इंटरव्यू जो लेते हैं ना, उनका मूड भी होता है कभी कभी कि अगर वो सपोज चेक करना चाहते हैं तो वो कभी पूछ लेते हैं, तो आपको आना चाहिए क्योंकि एक लाइब्रेरी प्रोफेशनल से उम्मीद की जाती है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, ऐड करना है हमें, ऐड प्लस 21 6 सॉरी प्लस 6 मैम प्लस 35 35 ना। हाँ, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी ना तो ये नहीं आएगा, ठीक है। 32 ना, 32 हो गया, 32 plus 12 14 plus 14 सही है ना, 122 आ रहा है 1 2 total। 3 कितना आ रहा है, मैं जा रही हूँ, 120 आ रहा है ना, पक्का 120 है ना। मैम ये पहला वाला जो है ना 0 into 8 किया है आपने, 0 into अरे 8 हाँ, एक 0 आएगा, 0 आएगा, हाँ 0 आएगा, यस, ठीक है। अब ठीक है, 120। अब कोई गलती तो नहीं है ना, 8 21 6 अब ठीक है। ठीक है। अब इसे 120 आया ना, श्योर ना। Yes, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको इससे करेंगे 11 से, क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है। 11 से एक बार जाएगा, ठीक है, और 10 हमारे पास आएगा, है कि नहीं। मैं सही हूँ ना, गलत हूँ, बताओ, एम आई करेक्ट और रॉन्ग। yes मैम। ठीक है, क्या आएगा, 12 इक्वल आएगा आपका, 11 में एक ही बार जाएगा, है ना। आपका ये 10 रिमाइंडर बचेगा ना, है ना। यस मैम। 10 रिमाइंडर बचेगा ना, यस मैम। आपका आएगा 10 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 में से हम लोग -11 कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो हमारा देखो क्या आ रहा है, ये डिजिट जो है क्या आ रही है, 1 आ रही ना, तो ये हमारा क्या है, सही है। मैम ये 11 माइनस कैसे हुआ लास्ट वाला 11 इसमें ये 11 इसलिए क्या है ना, ये मॉड 11 फॉर्मूला है जिससे कि हम इसको ISBN नंबर के लिए मॉड 11 का प्रयोग करते हैं, और जो ISBN नंबर होता है उसके लिए मॉड 10 का यूज करते हैं। क्योंकि देखो मॉड 10 जब लोग मॉड में कोई भी चीज जोड़ते घटाते हैं ना, मॉड का सिंबल ये होता है सिंपली, आपने भी देखा होगा, सॉरी इस तरह से होता है, इस तरह नहीं होता, मतलब एक सिंपल सी लाइन सी होती है एल की तरह, है ना, इस तरह से होता है कुछ, है ना। आप इसमें अगर आप करते हैं कोई भी चीज, अगर माइनस का माइनस भी है, कोई भी चीज नेगेटिव में नहीं आती, इट मींस की, है ना, ये कहने का मतलब होता है। अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव क्या 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 आई एम सॉरी, क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे कट के आ रही है, क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये हमेशा 11 से ही डिवाइड होगा। ISBN नंबर के लिए अलग है और ISSN नंबर के लिए अलग है। आपका जो ये नंबर है यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये आपका ISSN नंबर जो 11 है आपने किया है डिवाइड, ये आपका ISSN नंबर के लिए यूज होगा, ठीक है। 11 से हमेशा आप डिवाइड करेंगे इन द केस ऑफ ISSN नंबर, ठीक है। अगर आप इसके लिए ISBN नंबर के लिए यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, इसका बस सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। इसमें 1 into 3 का हम लोग मतलब अल्टरनेट डिजिट पे हम 1 से, है ना, और प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं 10 से, है ना। इसमें 11 से करते हैं क्योंकि इसमें मॉड 11 का आप यहाँ पे फॉर्मूला दिया होगा, यहाँ पे देखिए, है ना,
11 एल्गोरिथम का यूज होता है, मॉडुलस 11 एल्गोरिथम का, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 7 प्रीसीडिंग, और 7 जो पहले के जो डिजिट है उनके बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। ये मॉड 11 का है, और यहाँ पर आप देखेंगे एक यहाँ पर यस निकालने के लिए बताया हुआ था, यस यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मॉड 10 सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। मॉड 10 में क्या करें, ISBN में इसमें हमने 10 से डिवाइड किया था, यहाँ पे ना किया था ना, कहाँ चला गया भाई, Yes, है ना, ये मॉड, क्योंकि इसमें Yes, ma'am. फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, मॉड 10 है ना, उसमें क्या हो रहा है मॉड 11, ठीक है। Mod 11. तो उसके दोनों को अलग अलग तरीके हम लोग यूज करेंगे, ये थोड़ा अंतर होता है, तो इस बात का ध्यान रखना, आपका ये नंबर सही निकलेगा। आप एक नंबर निकालोगे, 2 नंबर निकालोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये, ठीक है। बहुत छोटी चीज है, लेकिन कभी कभी किताब में चीजें होती है तो हमें कॉम्प्लिकेटेड लगती है, हमें समझ नहीं आती ना, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, और कभी इस चीज को मतलब चेक करके देख सकते हो कि हाँ ये सही है या नहीं है। जनरली क्या होता है, जब कभी कोई पब्लिशर होता है जनरली, तो वो लोग अप्लाई नहीं करते, कभी कभी फेक, उस केस में जब लोग जर्नल वगैरह पब्लिश कराते हैं तो कभी कभी फेक होते हैं, तो उसके लिए इस केस को हम लोग यूज करते हैं कि हाँ ये सही है या नहीं है, क्योंकि उससे हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ ये मतलब गलत नहीं है, क्योंकि यूनिक सबका होता है, हम कॉपी तो कर नहीं सकते किसी का भी, ISBN उठा के हमने किसी कॉपी कर लिया है और बनाएंगे तो वो ऑथेंटिक नहीं होगा, तो वो चेक डिजिट हमारा सही नहीं होगा, ठीक है, ओके Yes, ma'am. है ना, समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, और एक नंबर आप लोग बना के देखना, कोई भी किताब का नंबर आप कोई भी किताब उठा लीजिए, है ना, उसका एक ISBN नंबर और एक ISSN नंबर, दोनों नंबर आप बना के जरूर देखिएगा, एक आप चाहे तो उसे होमवर्क भी मान सकते हैं, ठीक है, ओके। कितने डिजिट का होता है ISBN नंबर, एक बार पूछ लेती हूँ, आप लोग को याद है कि नहीं है, क्यों ISBN 13 नंबर digit. 13 ISBN digit. फुल फॉर्म क्या होता है ना, डिजिट का हाँ फुल फॉर्म क्या होता है, International Standard Book Number. वेरी गुड, और ISSN नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। और ये जो ISS नंबर होता है वो किसके द्वारा जनरेट होता है, या कौन सी संस्था प्रोवाइड कराती है, ISO. राजा राम मोहन हाँ ISSN, हाँ ISO and ISBN Raja Ram Mohan Roy Foundation. नहीं ISO तो नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन ISO ने तो स्टैंडर्ड बनाया था, जब स्टार्टिंग में की बात कर रहे हैं, निस्केयर में हाँ निस्केयर ISBN प्रोवाइड कराती है ISBN नंबर, और आपका जो मतलब अगर हम बात करें निस्केयर ISBN सॉरी निस्केयर जनरल की प्रोवाइड करती नंबर जो ISS नंबर है, और आपकी जो RRLF है जो आपकी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये आपका ISBN नंबर जनरेट करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है मैं रुको वो भी दिखाती हूँ आपको, मैंने रेफरेंसेस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, एक सेकंड को स्क्रीन दिख रही है किसी को, स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख No, रही ma'am. हाँ, No, ma'am. एक सेकंड अभी कुछ देखो यहाँ से, सॉरी यहाँ पर आप ISBN नंबर यहाँ से मैं डायरेक्ट गई हूँ, लेकिन आप RRLF की वेबसाइट से भी जा सकते हैं, देखो यहाँ पर आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। देखो अगर आप कैसे अप्लाई करोगे ना, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ रूल्स दिए हुए आपके फॉर्म वगैरह खुल के आ जाएंगे कि कौन कौन से किस किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, है तो वो सारी चीजें दी हुई है यहाँ पे, ऐसे ऐसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो आप पढ़ लीजिएगा, ये सब चीजें मतलब मैंडेटरी होती हैं, जब कोई बुक हम लोग राइट करते हैं लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर पब्लिशर के थ्रू भी करवा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि ISBN क्या होता है, ठीक है, यहाँ से भी कोई पढ़ सकता है कि क्या मतलब क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन से आपके एग्जाम्पल दिए हैं, क्या क्या चीजें हैं, है ना। देखो आपका इसमें ई बुक्स भी आ सकती है, मैंने जब बताया था ना कि ई बुक्स भी हो सकती है ना, DVD हो सकता है, जरूरी की बुक्स ही हैं आपकी, ठीक है आपका, और ब्रेल पब्लिकेशन भी हो सकते हैं, जो कि मतलब जो
मतलब जो विजुअली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए होता है। तो ये सारा कंटेंट आपका कौन कौन टाइप के कंटेंट होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और जो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जर्नल्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, तो ये आपके मतलब कुछ चीजें हैं वो आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, ISBN के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप यहाँ से भी थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये आपका स्टैंडर्ड होता है ना ISO का, यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको ISO के बारे में भी मालूम चल जाएगी, ठीक है। हाइपरलिंक दिया होता है, तो मैं आपको हर वेबसाइट पे ले जाने की कोशिश करूंगी ताकि आप उसकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन जान सकें, आपको पता हो, है ना। क्योंकि बुक इज नॉलेज ही सफिशिएंट नहीं होती, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ओके। देखिए सारी चीजें दी हुई है आपकी, चेक डिजिट, ईयर नंबर, है ना, पब्लिशर की डिटेल, आपका रजिस्ट्रार ग्रुप या रजिस्ट्रेशन ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली छोटी सी थोड़ा सा बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप हाउ टू अप्लाई आपने देख ही लिया, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मैनुअल भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से निष्क्रिय से भी जाएंगे तो निष्क्रिय से मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज और मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस भी दे दिए हैं, बहुत सिंपल से डिफरेंसेस में बहुत डिटेल हैं। ये कभी भी हो सकता पूछ जाता है आपके एग्जामिनेशन में ना, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस दिए हैं, वही सेम डिफरेंसेस है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। सिंगल मोनोग्राफ और बुक, है ना, एक पर्टिकुलर मतलब ये सीरियल सीक्वेंस में नहीं होती किताबें, है ना। ये सिंगल का मतलब होता है कि एक सिंगल किताब को दिया जाता है, इसका मतलब सीक्वेंस से नहीं होती, सीरीज में नहीं हो सकती, वॉल्यूम भले हो सकते हैं लेकिन उसकी सीरीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आपको सिंगल किताब के लिए होता है, और एक सीरीज ऑफ बुक्स या फिर सीरीज बुक्स, हाँ मतलब जो हमारे सीरियल्स होते हैं वो सीरीज ऑफ बुक्स कहलाते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे सीरीज ऑफ बुक्स लिखा हुआ है, ठीक है। हेलो, किसका माइक ऑन? ये आपका नाम क्या है? पोको X2 जो आपका नाम है, क्या है नाम है? हेलो, यस मैम, राहुल सोनी मैम। अपना नाम अपने नेम कर लीजिए, अपने नाम उसके डिवाइस के नाम को। यस मैम, यस ठीक है, क्योंकि हम वैसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना। यस मैम, यस मैम। ठीक है, और इट इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज बेसिक वॉल्यूम। मैम हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। मैम मीटिंग कब तक चलेगी अभी? अभी बस खत्म ही होने वाले हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। मैं थोड़ा सा बस 5 मिनट और लगेंगे, ठीक है। ये आपके डिफरेंसेस हैं, आपको अगर इस बुक में शायद नहीं दिए हुए हैं, लेकिन अगर हो सकता है ISBN ISSN के बारे में आपको अंतर दिखने के लिए आ जाए तो आप लिख सकते हैं। वैसे कुछ सिंपल तो अंतर ये होते हैं कि ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ये कितने डिजिट का होता है, ठीक है, इसको हम लोग निकालने के लिए किसका माइक ऑन है, ये है ना कौन है, ठीक है। और आपका किस किस चीजों पे चीजें मतलब अप्लाई होती हैं, है ना, किस किस तरह की बुक्स या जर्नल्स या जो भी चीजें हैं हम पब्लिश कर सकते हैं इसके अंतर्गत, ISBN के नंबर अंदर या फिर ISSN नंबर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ब्रेल बुक्स होंगी आपकी, है ना, तो वो सारे आपके ISBN नंबर उसके लिए दिए जाते हैं। और आपके जर्नल्स हो गए, ऑडियो वीडियो या जो भी जिस फॉर्म में भी जर्नल्स है वो आपके उसके लिए ISSN नंबर जनरेट होता है, ठीक है। और ये कंपलसरी नहीं होता पब्लिशर के लिए, लेकिन ये कंपलसरी होता है पब्लिशर के लिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। और ISBN नंबर हाईलाइट्स द पब्लिशर ऑफ बुक्स, है ना, पब्लिशर को हाईलाइट करता है कि पब्लिशर की डिटेल्स दी होती है, ज्योग्राफिकल एरिया दिया होता है, सारी डिटेल्स, पब्लिकेशन प्लेस का भी नाम दिया होता है ना, वो हाईलाइट करता है इसको, ठीक है। इसमें आपका हाईलाइट नहीं करता क्योंकि टाइटल और चेक डिजिट ही दिया होता है आपका पब्लिशर सॉरी ISSN नंबर में, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आपको ISSN नंबर और ISBN नंबर पता भी चल जाएगा ना तो आपको तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अलग से मैंने थोड़ा सा दे दिया कि अगर मतलब किसी को अलग से भी नोट करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। वही सारी चीजें हैं और आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज दिखाने वाली थी यहाँ से, यस, आप ISBN नंबर और ISSN नंबर एक तो निकालेंगे, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। सबसे मैं पूछूंगी, मेरे पास सबके नंबर है, सबके जितने लोग प्रेजेंट हैं सभी के नाम है, मनीषा, सीमा, अपने चेहरे दिखा दीजिए, अमित, है ना। हाँ, आपका इफ्ला ऑर्गेनाइजेशन है ना,
इफ्ला, अगर आपको इफ्ला पढ़ना है तो आप इफ्ला पे चले जाइए, ठीक है। इफ्ला आप पहले तो बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। बुक से पढ़ने के बाद, ठीक है, आप यहाँ पर जाके अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो यहाँ से जाके देख सकता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अबाउट इफ्ला, ठीक है। इफ्ला क्या है आपका, विजन, मिशन वगैरह क्या है ना, आपका विजन क्या है वो आ जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री क्या है आपका, फाउंडेशन कब रखी गई, मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, ये सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और यही आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, नो मैम। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी दिख रही है ना। इसी प्रकार से आप RRLF राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन पे चले जाओगे। जिसको पढ़ना है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ, जो हमारे कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी, उस पे जाओगे तो आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। आपको वहां से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो कि आपने मतलब शायद बुक में कुछ चीजें होती है ना कि अपडेट, क्योंकि बुक्स तो हमारी 6-7 महीने बाद पब्लिश होती है ना। तो इसमें आपको कुछ चीजें होंगी, जैसे टैगलाइन है कि इफ्ला की क्या है, फुल फॉर्म क्या है आपका, जैसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन, तो ये आपको फुल फॉर्म मालूम चल जाएगा यहाँ से, है ना। क्योंकि ये जब क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में या फिर अभी कोई भी एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी ना, तो यहाँ पे इंटरनेशनल की जगह इंडियन या फिर इंडिया दे देंगे, ठीक है, इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो आपको पता होना चाहिए, ये कंफ्यूज करने का बहुत आसान तरीका होता है, ठीक है। और ये कब फॉर्म हुआ था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया हुआ है ना हिस्ट्री के बारे में कि 30 सितंबर 1927 को ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। कितने मेंबर्स हैं इसके, गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग बॉडी कौन सी है इसकी, है ना, कितने मेंबर्स हैं आपके, है ना, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन है। पब्लिकेशन से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि इफ्ला का पब्लिकेशन कौन सा है ना। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मतलब इनिशियल लेवल पे अभी आपके जो क्वेश्चन अगर बात करें लाइब्रेरी साइंस का, BLIS का, तो उसमें नहीं आएगा, लेकिन इन फ्यूचर की बात करूँ तो उसके लिए है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखते हैं 1927 में इसकी मतलब नींव रखी गई थी, ठीक है। ये भी काम का नहीं है। अवार्ड्स कौन कौन से हैं, है ना, तो ये आपके अवार्ड्स हैं, इफ्ला मेडल, है ना, क्वेश्चन आते हैं आपके मेडल से, क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, ठीक है, न्यूज़लेटर कौन सा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर बात करें हम ILA का, आपके ILA भी कोर्स में है, ठीक है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, क्या हो गया भाई, आपके बुक में 2 तरह की एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं, आपके नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है। आपके ये इंडियन ISLIC हो गई आपकी, या फिर आपका ILA है, ये आपका नेशनल लेवल का है, और जैसा अभी इफ्ला है वो आपका इंटरनेशनल है, ठीक है। RRLF है जो आपका इंडियन है, ठीक है। ILA क्यों नहीं ऊपर हो रहा है, इसमें आप इसकी माने तो वो भी ले सकते हैं, मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने की भी कुछ फीस होती है आपकी, तो उसके लिए भी कर सकते हैं अप्लाई, उसके भी मार्क्स होते हैं। अगर आप, क्या प्रॉब्लम हुई भाई, ऐसा नेट नहीं आ रहा है क्या, इसका कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं। प्रॉब्लम हो रही है। इफ्ला की टैगलाइन ही पूछते हैं, ठीक है। अबाउट ILA चले जाओ, है ना, विजन मिशन हो गया आपका, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फाउंडिंग मेंबर्स हो गए, इसके CEO वगैरह भी आपको मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पॉइंट टू पॉइंट दी हुई है, आप देख रहे होंगे ना। ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, है ना, प्रमोशन हो गया आपका, आपका ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा इसलिए, ठीक है। पब्लिकेशंस कौन से हैं, जैसे कि ये कभी कभी एग्जामिनेशन में आता है कि आपका जिला जो है ये आपका किसका पब्लिकेशन है, ठीक है। तो आपका ये ILA का पब्लिकेशन है, ठीक है। जैसे कि आपका ग्रंथाना है ना, ग्रंथाना किसका पब्लिकेशन का वो है,
वो RRR का है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने आपको वेबसाइट पे लेके गई, मेरा मेन मकसद यही था, ठीक है। इस तरह से आप RRR पे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये खुल जाएगा, ये आप खुद जाके देखना, ठीक है। बहुत अच्छी वेबसाइट है ये। यहाँ पर आपको पता है पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में, देखो पब्लिक लाइब्रेरीज जो मैंने आपको बताया नहीं था आपको जब इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था कि आप, है ना, तो आपको यहाँ से हमने मेन डेटा लिया था। आपको ऑल ओवर इंडिया में कितनी लाइब्रेरीज है ना उसका डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, दिख रहा है ना आपको। आप चेक कर सकते हैं कि हमारे स्टेट में कितनी लाइब्रेरीज हैं, स्टेट लेवल पे या मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर रीजनल लेवल पे, है ना, वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अबाउट अस में आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। हेलो, यस मैम, आवाज आ रही है आ रही है ना, ठीक है। तो आप इसके में देख सकते हैं, ठीक है। आप अगर चाहे तो यहाँ से भी इसकी हिस्ट्री हो गई पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके इतने फंक्शंस इतने इजी वे में दिए हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए हैं, है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, आप लोग पढ़ के आइएगा, है ना। और इसमें आपको फिर भी अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही, कोई चीज समझ में नहीं आ रही पहले किताब में फर्स्ट पेपर में, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरे एंड पे तो ये खत्म हो गई ऑलमोस्ट, जो लगते हैं मुझे कि डिस्कस करने वाले टॉपिक हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि कॉपीराइट सेंसरशिप में आपका जो ISBN नंबर तो वो भी निकालना था, आना चाहिए था, वो बता दिया मैंने। और इसमें आपके जो फर्स्ट पेपर में लाइब्रेरी एक्ट है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, वो 18 होते हैं, वो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें मैं क्या बताऊं, लाइब्रेरी सेस वगैरह के बारे में बताया था मैंने। आपके जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइज मैंने बताई थी आपको, नहीं सॉरी, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, उसमें मैंने लाइब्रेरी सेस के बारे में बताया था। जो सेस होता है वो एक प्रकार कर ही होता है जो पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए यूज होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि लाइब्रेरी जो सेस होता है, लाइब्रेरी सेस क्या होता है, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के सेंस में आता है, ठीक है। और वो राज्य सरकार कलेक्ट करती है, जैसे हमारा मनोरंजन कर होता है ना, उसी प्रकार से ये भी टैक्स होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वहां के लोगों से, ठीक है, पब्लिक से, ठीक है। और वो पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए यूज होता है। तो ये सेट से क्वेश्चन आता है और आप पढ़िएगा, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता कोई टॉपिक तो मुझे बताइएगा। और मेरे एंड पे तो ये फर्स्ट बुक जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, फिर भी आपको लगता है तो प्लीज मुझे बताइएगा, तो उस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। और 103 को हम लोग लेके चलेंगे, आपका जो ये कंप्लीट हो गया है। और जेट 39.50 ऑलरेडी है ही आपके पास, उसका ऑडियो लेक्चर है, ISO में कवर कर लूंगी, ठीक है। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, हेलो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है आपका ISO, ठीक है। ISO के बारे में ओके सॉरी, ISO का अलग से दिया हुआ प्रोटोकॉल है ना, ISO ये भी आपका जेट 39.50 प्रोटोकॉल। इन हम थोड़ा सा डिटेल में नहीं शॉर्ट में बताते हैं। बेसिकली प्रोटोकॉल जरूरी होता है जब आप कॉपी करते हैं, कॉपी के लिए जरूरी होता है, जब हम लोग कॉपी करते हैं किसी भी कैटलॉग को किसी एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरीज में, तो उस केस में ये प्रोटोकॉल जरूरी होता है ना। और अगर ये हमारे पास प्रोटोकॉल अवेलेबल होगा तभी हम इस कॉपी कर सकते हैं किसी भी लाइब्रेरीज को, एक उनके कैटलॉग को, मतलब सपोज दैट हमारे पास सेम किताबें हैं और हम चाहते हैं कि सेम किताबें हैं, सॉरी सपोज दैट हमारे पास कुछ बुक्स आई, ठीक है, और हम चाहते हैं कि वो बुक्स हमें कैटलॉग ना करने पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम सर्च करते हैं कि नियर अबाउट में जो भी लाइब्रेरीज है उनके पास उनकी कैटलॉगिंग डिटेल्स अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। अगर वो अवेलेबल होती है तो उस कैटलॉगिंग डिटेल को या कैटलॉग को हम लोग बोरो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा कॉपी कैटलॉग कहलाता है, ठीक है। तो वो किसके मतलब किसके द्वारा संभव हो सकता है, वो जेट 39.50 प्रोटोकॉल के द्वारा संभव हो सकता है, ठीक है। और जो मार्क होता है ना, मार्क मैंने भेजा था अभी, मशीन रीडेबल कैटलॉग होता है, और वो मार्क एक फॉर्मेट होता है कैटलॉगिंग का, वो यूनिक होता है, सभी जितने भी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होते हैं उन सभी के लिए एक यूनिक फॉर्मेट होता है। तो जितने भी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होते हैं तो उनमें मार्क का यूज होता है। मार्क और जेट 39.50 प्रोटोकॉल की वजह से ही हम कॉपी कर सकते हैं किसी भी कैटलॉग को, मतलब ठीक है, दोनों के पास होना चाहिए, जो बोरो कर रहा है वो और जो हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए आई थिंक इतना काफी है।
आपने रिनेम नहीं किया, पोको क्या नाम बताया था आपने, समीर क्या बताया था आपने नाम, पोको नाम भूल गई आपका, अपना नाम रिनेम कर लीजिएगा प्लीज, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो आज के लिए क्लास रखते हैं, ओवर करते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम, ठीक है, चलो फिर Thank you, समझ ma'am. में, मोस्ट वेलकम। अभी समझ में आया टॉपिक, ठीक लगा? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, मार्क का हमने, मार्क आपको उसमें हमने आप कुछ फोटोग्राफ भेजी है ना मार्क की, डॉक्यूमेंट्स की ना, मार्क फॉर्मेट जो है उसका मैंने थोड़ा सा भेजा है आपको कुछ नोट्स, ठीक है, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और जब भी मैं क्लास लूंगी ना आपसे प्रीवियस क्लास का जरूर पूछूंगी, तो आप लोग वेल प्रिपेयर होके बैठिएगा, ऐसा मत सोचिए कि मैं पूछूंगी नहीं, ठीक है। तो आप भी मेहनत कीजिए, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और फिर अच्छे से हम लोग कोई टॉपिक समझ में आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके देन, बाय बाय। Okay. बाय मैम। थैंक यू क्लास, Thanks. Thanks, ma'am. थैंक यू क्लास, बाय बाय। Bye. Good day. सर में दर्द हो गया क्या जितेंद्र? चलो हाँ, थैंक यू क्लास, हाँ।